है दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घर पे बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग AS4 जो कि CA इंटर एडवांस अकाउंट्स का है, हम उसको क्विकली फटाफट से रिवाइज करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्विकली इसको शुरू करते हैं। दोस्तों AS4 हमारा जो बात करता है वो बात करता है कुछ इवेंट्स के बारे में, कुछ कॉन्टिजेंसीज के बारे में जो बैलेंस शीट डेट के बाद किसी भी एंटिटी के लिए होती है। सर ये बैलेंस शीट डेट के बाद का क्या मतलब है? आइए जरा फटाफट से इसको देखते हैं। सपोज करिए कि आपने एक साल 24 से 25 पूरा अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म करा। ऑब्वियसली 1 अप्रैल से शुरू हुआ होगा, 31 मार्च 25 तक गया होगा। 1 अप्रैल 24 आपके पास स्टार्टिंग है, 31 मार्च 25 आपका एंड है। ऑब्वियसली आपने साल के आखिरी में बैलेंस शीट और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बाकी होती है वो बनाई। अब दोस्तों क्या होता है कि इस बैलेंस शीट के दिन के बाद कुछ इवेंट्स होते हैं। इसमें से कुछ इवेंट्स आपके जब आप बैलेंस शीट बना लेते हैं तो बैलेंस शीट बनाने के बाद आपकी बैलेंस शीट को अप्रूव करा जाता है। किसके द्वारा? ध्यान दीजिएगा, आपकी बैलेंस शीट को अप्रूव करा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। लेट से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं, वो उसे अप्रूव करते हैं। अप्रूव करने का मतलब उसके ऊपर साइन करते हैं। तो जब भी कभी ये अप्रूवल होता है उस दिन तक, ध्यान दीजिएगा, बैलेंस शीट के दिन से लेके जब भी कभी अप्रूवल होता है उस दिन तक जो भी इवेंट्स होंगे उन इवेंट्स को हम AS4 में डील करते हैं। सर अच्छा एक बात बताइए कि अप्रूवल हो गया और इवेंट उसके बाद हो रहा हो तब क्या करेंगे? दोस्त अगर अप्रूवल की डेट के बाद कोई इवेंट हो रहा है तो वो इवेंट सीधा सीधा AS4 के स्कोप से बाहर है। उसकी बात मैं AS4 में तो नहीं करूंगा, शायद कहीं और करूंगा, लेकिन यहां तो नहीं करूंगा। तो सबसे पहली बात, आपकी बैलेंस शीट बनी। अब बैलेंस शीट से लेके आप चलते गए इस दिन तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल करा। तो इस इतने पीरियड के अंदर अगर कोई इवेंट हो रहा है तो हम उस इवेंट को AS4 में डील करेंगे। सर ये जो इवेंट्स हैं ये बेसिकली आप कहना क्या चाह रहे हो? दोस्त AS4 क्या बताता है या क्या बात करता है, मैं थोड़ा उस बारे में और लेके चलता हूं। इसको ऐसे समझते हैं, AS4 क्या बताता है। तो अगर आज आप AS4 मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो टेक्निकलिटी में जाऊं तो मैं इस AS में आपको पढ़ाना क्या चाह रहा हूं। AS4 ये बताता है कोई भी इवेंट जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ, अप्रूवल डेट से पहले हुआ, उसका ट्रीटमेंट क्या मैं पिछले साल में करूं या उसका ट्रीटमेंट मैं इस साल यानी करंट साल के अंदर करूं। दोबारा अगर वही वाला चार्ट मैं ऊपर लेके चलूं, ध्यान से देखिए, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं ये जो इवेंट यहां पर होंगे, ये जो इवेंट्स है, इन इवेंट्स को AS4 में डील किया जाता है। अब सारा खेल इस बात का है कि क्या जो इवेंट्स यहां हो रहे हैं मैं उनको पिछले साल में जाके डील करूं या मैं उनको अपने पास इस साल में जाके जो डील करूं। AS4 सारा का सारा इस बारे में चर्चा बताएगा। तो क्विकली समझते हैं कि क्या क्या होता है। आइए जरा देखें, मैं इसको आपको फटाफट से एक एग्जांपल से जो बताता हूं। दोस्त मान लीजिए यहां आपने अपनी बैलेंस शीट बनाई और यहां आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपकी बैलेंस शीट को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूवल कर दिया। तो दोस्तों यहां से लेके यहां तक का जो भी दारोमदार है वो AS4 डील करेगा। अब AS4 कहता है कि अगर कोई इवेंट है तो पहले आप उन इवेंट्स को चेक करोगे कि क्या वो इवेंट्स एडजस्टिंग है या वो इवेंट्स नॉन एडजस्टिंग है। सर इसका क्या मतलब है? कुछ देर में इसको समझते हैं कि कौन से इवेंट्स होते हैं, बट लेट दी कंसेप्ट पहले क्लैरिटी जो है वो आ जाए। जो ये एडजस्टिंग इवेंट्स हैं या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, जब आपको पता चल जाए तो AS4 ने क्या रखा है कि आप अपने एडजस्टिंग इवेंट्स को पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके एडजस्ट करो। एडजस्टिंग है तभी पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट होगा। अच्छा सर अगर नॉन एडजस्टिंग हुआ तो फिर दोस्तों हमें क्या करना है? जो हम ये बोर्ड को अप्रूवल के लिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजते हैं, इसके साथ अपन एक इनको रिपोर्ट भेजते हैं। उस रिपोर्ट में हम इसको डिस्क्लोज कर देंगे। दोबारा से फिर से सुनिए, इस बीच में ब्लू वाले पीरियड में कोई भी इवेंट हो गया तो पहले मैं चेक करूंगा कि वो इवेंट एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है। क्या होता है एडजस्टिंग, क्या होता है नॉन एडजस्टिंग, बाद में पढ़ेंगे। अगर वो इवेंट एडजस्टिंग है तो मैं पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको एडजस्ट कर दूंगा। अगर वो इवेंट नॉन एडजस्टिंग है तो मैं अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट नहीं करूंगा। मैं जो बोर्ड को अप्रूवल के लिए अथॉरिटी, जो अप्रूवल अथॉरिटी है, उसको जो मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज रहा हूं, उसके साथ मैं उनको एक रिपोर्ट भेजता हूं। उस रिपोर्ट में इसको डिस्क्लोज कर दूंगा ताकि बोर्ड के ध्यान में साइन करने से पहले ये सब बातें भी आ जाए। आइए यहां से इस पॉइंट से हम लोग अब अपना AS4 समझना शुरू करते हैं।
ये एक AS4 का इंट्रोडक्शन हुआ। अब यहां से मेरा जो AS4 है वो शुरू हो रहा है। तो AS4 हमें क्या क्या बता के चलता है, एप्लीकेबिलिटी क्या है। AS4 कहता है सारे के सारे इवेंट्स जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुए लेकिन अप्रूवल ऑफ अपने पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उससे पहले हुए, उन सब इवेंट्स को हम यहां डील करते हुए चलेंगे। दोस्तों यहां एक बहुत ही खास बात है, ये जो अप्रूवल है ना, अप्रूवल, ये अप्रूवल कई पार्टीज के थ्रू होता है। जैसे अप्रूवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी देते हैं अप्रूवल, या मैं दूसरी भाषा में बोलूं ओपिनियन, ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है। फिर अप्रूवल शेयर होल्डर्स भी देते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। ध्यान रखिएगा AS4 जो बात करता है वो बैलेंस शीट डेट से लेके अप्रूवल की बात करता है। कौन सा अप्रूवल? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेट करता है। ध्यान रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो रिलेट करता है। अगर शेयर होल्डर अप्रूवल की बात बोल रखी है हम उसको यहां कंसीडर नहीं करेंगे। ये बात मैंने नीचे नोट में आपको यहां पे मेंशन करवाई है। डेट ऑफ अप्रूवल बाय बोर्ड इज रेलेवेंट, नॉट द डेट ऑफ अप्रूवल बाय शेयर होल्डर्स। तो आपका क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल की डेट भी दे देगा, उससे थोड़ा बच के चलिएगा। हम यहाँ पे बैलेंस शीट डेट से बोर्ड ने जिस दिन पे अप्रूवल करा उस दिन की डेट तक के इवेंट्स काउंट करते हुए चलेंगे। अच्छा सर, क्या हम खाली इवेंट्स ही काउंट करेंगे? नहीं दोस्त, हम कुछ कॉन्टिंजेंसीज भी काउंट करेंगे। सर कॉन्टिंजेंसीज का क्या मतलब होता है? कॉन्टिंजेंसीज का मतलब है कुछ डाउट्स, कुछ अनसर्टेनिटीज। लेकिन कॉन्टिंजेंसीज के लिए तो सर AS29 होता था। दोस्त सारी की सारी कॉन्टिंजेंसीज AS29 में ही डील होंगी। सिर्फ एक कॉन्टिंजेंसी, ओनली वन कॉन्टिंजेंसी, जो या तो बैड डेट्स या डेटर से कनेक्टेड होती हैं, उनको हम AS4 में डील करेंगे। तो AS4 में मोटा मोटा रूप से क्या क्या डील होने लगा। AS4 में सारे इवेंट्स डील होंगे जो बैलेंस शीट डेट के बाद और अपने पास अप्रूवल ऑफ बोर्ड से पहले हो रहे हैं। और कॉन्टिंजेंसी सिर्फ एक प्रकार की डील होगी जो बैड डेट्स की है या प्रोविजन फॉर डेटर्स की है। इसके अलावा जितनी भी कॉन्टिंजेंसीज होंगी वो सारी की सारी कॉन्टिंजेंसीज AS29 में डील होंगी। प्लीज ध्यान रखिएगा। तो जब हम उसकी रिवीजन वीडियो लेकर आएंगे आप उसमें भी इसको चेक कर सकते हैं। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, आगे पढ़ते हैं। AS4 क्या बताता है ये मैंने आपको बता दिया। फिर आगे अब हम इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि सर ये जो आप इवेंट्स बोल रहे हो ये इवेंट्स असल में है क्या। दोस्त इवेंट्स का मतलब है कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो या तो फायदे वाले हो सकते हैं या नुकसान वाले हो सकते हैं। कई बच्चों का ये सोचना होता है कि सर इवेंट्स तो सिर्फ अनफेवरेबल ही होते होंगे, ऐसा नहीं है। इवेंट्स का मतलब कुछ ऐसी प्रक्रिया जो बैलेंस शीट दिन के बाद हुई जो पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात वो फायदेमंद भी हो सकती है और वो नुकसानदायक भी हो सकती है। तो इवेंट्स चाहे फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो, ये वर्ड ध्यान रखना, फेवरेबल या अनफेवरेबल। इसके ऊपर आपके ICI ने दोस्त MCQ पूछा है, तो कई बच्चे इस पे अनफेवरेबल लिख देते हैं, तो प्लीज थोड़ा सतर्क रहिएगा। जो कि अकर हो रहे हैं आफ्टर बैलेंस शीट डेट और बिफोर अप्रूवल बाय बोर्ड, उन सबको हम यहाँ पे इवेंट्स की डेफिनेशन में डाल के चलते हैं। अच्छा, इवेंट भी दो प्रकार के हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया, एक होता है एडजस्टिंग, एक होता है नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है दोस्त? एडजस्टिंग इवेंट वो है जिसकी कुछ कंडीशन एग्जिस्टेड थी बैलेंस शीट डेट पे। ध्यान दीजिएगा, ये मेरे वाले एग्जांपल में ये मेरा वो पीरियड है जो AS4 में डील करेगा। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि यहां पर कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, इन इवेंट्स की कंडीशन यहां पे एग्जिस्टेड थी, इन इवेंट्स की कंडीशन एग्जिस्टेड थी। इसका मतलब कि इन इवेंट्स के बारे में कुछ जानकारी मुझे थी, इन इवेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत मुझे पता था, तो ऐसे इवेंट्स को मैं नाम क्या देके चलूंगा? एडजस्टिंग इवेंट्स। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर इन्हीं इवेंट्स की कंडीशन यहां पे एग्जिस्टेड नहीं होती फिर मैं इनको क्या बोलता दोस्त? फिर मैं इनको नॉन एडजस्टिंग इवेंट बोलता। तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, जिन इवेंट्स की कंडीशन एग्जिस्टेड है उनको हम लोग बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट, और जिन इवेंट्स की कंडीशन एग्जिस्टेड नहीं है, नहीं है मतलब कि नॉट एग्जिस्टेड है ऑन बैलेंस शीट डेट, उनको बोलते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सर ये भी बता दीजिए कि जो एडजस्टिंग इवेंट है उनका अपन क्या करेंगे? एडजस्टिंग इवेंट का ट्रीटमेंट होता है पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनको एडजस्ट कर दो। सर नॉन एडजस्टिंग का ट्रीटमेंट बता दो, इनको हम एडजस्ट नहीं करते पिछले साल में, बल्कि इनको हम नोट्स में डिस्क्लोज करते हैं। सर कौन से नोट्स? जो अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में आपको देने हैं, और वो भी कब देने हैं? अगर वो मटेरियल या सिग्निफिकेंट है। बट मैं आपसे एक बात कहता हूं, AS4 में हमें जितने भी इवेंट्स बताएगा वो लगभग सारे मटेरियल या सिग्निफिकेंट ही होंगे, क्योंकि तभी तो डिस्क्लोज करेंगे। अब टीचर आपसे ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछेगा जहां इवेंट मटेरियल हो ही ना, तो आप मान के चलिए कि सारे के सारे इवेंट मटेरियल सिग्निफिकेंट तो होंगे ही होंगे। बस आपने ये पता लगाना है कि उनकी कंडीशन पहले एग्जिस्टेड थी तो पिछले साल में एडजस्ट कर दो,
और पहले उनकी कंडीशन एग्जिस्टेड नहीं थी, तो इस साल अप्रूविंग अथॉरिटी को जो रिपोर्ट भेजोगे उसमें इसको एडजस्ट कर देना। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। सर और बताइए कुछ। सर एक काम करिए, एडजस्टिंग इवेंट से कुछ हमें फायदे बताइए, कुछ हमें एग्जांपल्स बताइए, एडजस्टिंग इवेंट किस किस रूप में आ सकते हैं। तो दोस्त ऐसा मान लेते हैं, सपोज करिए मैंने अपने डेटर पे कोई केस करा हुआ है, सूट फाइल करा, और उस केस के बाद डेटर अपने पास जो है इंसॉल्वेंट हो गया बैलेंस शीट डेट के बाद। इसका मतलब यह हुआ कि बैलेंस शीट डेट से पहले मैंने डेटर को एक सूट फाइल कर दिया, और बैलेंस शीट डेट के बाद जाके उस केस का फैसला आ जाता है, या फिर बैलेंस शीट डेट के बाद वो डेटर ही इंसॉल्वेंट हो जाता है। अब क्योंकि मुझे बैलेंस शीट डेट से पहले मैंने सूट फाइल करा, तो मुझे कंडीशन पता है, तो ये एक एडजस्टिंग इवेंट होगा। इसके अलावा कभी कभार अपन सेल परचेज करते हैं किसी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की, और उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती है वो बाद में होती है। इसका मतलब ये हो गया कि आज मैंने, लेट्स से आज 28 मार्च है, तो 28 मार्च को मैंने सेल परचेज कंप्लीट कर ली, मतलब मैंने पेमेंट कर दी, सामान ले लिया, या फिर मैंने सामान क्या जो है वो डिलीवर कर दिया और पेमेंट उसके बदले जो है वो मैंने ले ली, मतलब सेल भी कर दी, परचेज भी कर दी। अब इसमें अपने पास जो पैसा है वो मुझे मिल चुका है, मैंने सामने वाले आदमी को डिलीवरी कर दी है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए हैं, मतलब सेल कंप्लीट हो गई है। पर इस सेल की रजिस्ट्री बैलेंस शीट डेट के बाद हुई। रजिस्ट्री मतलब जो आप वो अपना रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे करवाते हैं वो सब, तो पहले ही सेल हो चुकी थी, तो हमें तो कंडीशन एग्जिस्टेड थी, डॉक्यूमेंटेशन बाद में हुआ है, इसको भी मैं एडजस्टिंग इवेंट में काउंट करूंगा। अच्छा सर कोई चोरी हो गई, कोई एम्बेजलमेंट हो गया। चोरी मतलब कि चोरी तो आपको पता ही है, थेफ्ट। एम्बेजलमेंट मतलब कोई घोटाला हुआ है, जो हुआ तो पिछले साल में था, लेकिन उसका खुलासा इस साल में हुआ। खुलासा का मतलब यह है वो डिटेक्ट, वो पकड़ी इस साल में गई कि अच्छा इस आदमी ने इस चोरी को अपने पास जो किया था। अब क्योंकि चोरी पहले ही हो गई थी, तो हमें पता तो था ही, और वो पता इस साल में जाके चला कि किसने करी थी, तो वो एक इवेंट हमारे पास बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ, तो ये भी एडजस्टिंग इवेंट है क्योंकि इसकी कंडीशन मेरे पास एग्जिस्टेड थी। इसके अलावा कभी कभार हमारे स्टॉक के अलावा इवन इन्वेस्टमेंट्स, ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, तो कभी कभार हमारे स्टॉक मतलब गुड्स और इन्वेस्टमेंट जहां हम मार्केट में पैसा लगाते हैं, कभी कभार उनकी वैल्यू बैलेंस शीट डेट के बाद गिर जाती है, और उनकी भी कंडीशन हमारे पास एग्जिस्टेड थी प्रीवियस ईयर में। सर ये कैसे आप कह सकते हो कि किसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरने वाली है तो उसकी कंडीशन पहले एग्जिस्टेड होगी? दोस्तों मार्केट में ना लॉज चेंज होते रहते हैं। अब मान लो सरकार का कोई लॉ जो है वो आने वाला है और उसके बारे में मुझे पहले से पता है, वो लॉ क्योंकि पहले वो बिल बनता है तो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है, तो मुझे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पता है जिससे मुझे पता है कि आने वाले टाइम में ये जो स्टॉक है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो गुड्स है, ये मार्केट में उतने के नहीं बिकेंगे जितने के आज बिक रहे हैं। तो ऐसे इवेंट्स को भी मैं एडजस्टिंग इवेंट बोलूंगा, बिकॉज मेरे पे कंडीशन एग्जिस्टेड थी और उसके बाद अगर उनकी वैल्यू गिर गई है तो इनको मैं एडजस्टिंग इवेंट्स में काउंट करूंगा। सर एक काम करिए, कुछ इवेंट्स ऐसे भी बताइए जो नॉन एडजस्टिंग है। दोस्तों मान लो बाढ़ आ गई, आग लग गई, अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है। अब कोई भी आदमी आग लगने से पहले बता नहीं सकता कि आग लगने वाली है, या चोरी होने से पहले बता नहीं सकता कि भाई चोरी होने वाली है, या भूकंप आने से पहले बता नहीं सकता कि कोई भूकंप आने वाला है। तो द पॉइंट इज ऐसे इवेंट्स की कोई कंडीशन एग्जिस्टेड नहीं थी, इनको मैं किस में डाल के चलूंगा? अपने नॉन एडजस्टिंग इवेंट में। अच्छा सर मान लीजिए हमें चेक मिले कस्टमर से आफ्टर बैलेंस शीट डेट। देखो क्या है, कस्टमर ने हमें चेक बैलेंस शीट डेट के बाद दिए। अब उन चेक पे डेट चाहे बैलेंस शीट के बाद की डली हो या बैलेंस शीट से पहले की डली हो, डेट से हमें कोई मतलब नहीं है। यानी मैं ये कह रहा हूं यहां पर इस इतने इलाके में, ये AS4 वाले इलाके में, जो मैं बार बार आपसे कहता हूं ये AS4 का इलाका है, इस इलाके में मुझे किसी आदमी से, किसी कस्टमर से चेक मिला। अब लेट्स से कि हमें ये बैलेंस शीट डेट के बाद चेक मिला है, पर इस चेक पे जो तारीख डली हुई है वो 27 मार्च की डली हुई है। तो बच्चा ये सोचता है कि सर 27 मार्च की तारीख डली है तो मतलब बैलेंस शीट डेट से पहले की तारीख है, मतलब कंडीशन एग्जिस्टेड है। बट ऐसा नहीं है दोस्त, आपके चेक पे डेट क्या डली हुई है ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो कंडीशन है। आपको चेक मिला कब है ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको चेक बैलेंस शीट डेट के बाद मिला है, इससे पहले की कोई जानकारी तो थी नहीं। अब बच्चा कहता है सर ये मेरा ही कस्टमर था, मुझे पहले से ही पता था इससे पैसा मिलने वाला है। बेटा इसको आप कंडीशन नहीं बोल सकते। कंडीशन का मतलब है कि कुछ ऐसा होना जिसके आधार पर आप कह सकते हो कि हाँ आगे ये होगा ही होगा। तो द पॉइंट इज कि कंडीशन के अंदर आप चेक की डेट नहीं काउंट कर सकते। तो ये 27 मार्च की डेट हो या ये 27 अप्रैल की डेट हो, कोई मर्जी डेट हो, इस डेट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम ये ध्यान देंगे कि चेक मिला। अब क्योंकि इसके पीछे कोई कंडीशन एग्जिस्टेड नहीं थी तो इसको भी हम नॉन एडजस्टिंग इवेंट में काउंट करते हुए चलेंगे। अच्छा सर ये बताइए, अगर कोई एसेट की वैल्यू डिक्लाइन कर जाए, फिर चाहे वही इन्वेस्टमेंट हो, वो स्टॉक हो, जिसके बारे में कोई कंडीशन एग्जिस्टेड नहीं थी। अब ऊपर मैंने बताया कि स्टॉक या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाए जिसके बारे में मैं प्रिपेयर्ड था कि कानून वानून ऐसे आने वाले हैं और कानून ऐसे कुछ आ गए हैं,
तो उससे इसकी वैल्यू जो अपने पास है वो गिर जाएगी। तो फिर इस केस में अपने पास क्या था, वो एडजस्टिंग था। पर जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, तो फिर ऑब्वियसली उनके लिए अगर उनकी वैल्यू गिर जाए तो कंडीशन एग्जिस्टेड नहीं करती थी, तब मैं उनको नॉन एडजस्टिंग इवेंट में डालूंगा। लेट्स से मैं इसका आपको छोटा एग्जांपल बताता हूं। आजकल मोदी जी ने कुछ दिन, एक दो दिन पहले टीवी पर आके बोला कि जनाब जीएसटी के ना नए रिफॉर्म्स आ गए हैं, और जीएसटी के नए रिफॉर्म्स आने के बाद कुछ चीजें सस्ती हो जाएंगी। दुकानदार बन के सोचो, तो मैं बैलेंस शीट डेट से पहले अगर ये इंफॉर्मेशन पढ़ लूं, और मोदी जी ने, देश के प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस कर दिया है, सो द पॉइंट इज आई हैव कंडीशन, आई हैव इंफॉर्मेशन, अब फ्यूचर में वैल्यू गिरेगी, मैं इसको एडजस्टिंग इवेंट मान लूंगा। लेकिन मान लीजिए अगर कभी ऐसा हो जाए कि मेरे पास इस चीज की कोई कंडीशन नहीं है, सडनली ऐसा हो गया कि वैल्यू गिर जाए, तो फिर उस केस को हम किस में काउंट कर लेंगे, नॉन एडजस्टिंग में। अच्छा, कुछ एग्जांपल अंडरस्टैंड करते हैं जिससे आपको यह बात क्लियर होगी कि AS4 में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मैंने 3 एग्जांपल बनाए हैं AS4 का स्कोप डिजाइन करने के लिए, AS4 का स्कोप समझने के लिए। मान लीजिए दोस्त, अब से लेके इस वाली PDF के अंदर मैं जितनी भी कहीं पर ये ग्रीन कलर का पार्ट बनाऊंगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये बैलेंस शीट डेट से लेके अप्रूवल वाली डेट तक का हिसाब किताब है। तो यहां अगर कोई भी इवेंट होगा वो AS4 में काउंट होगा। अब देखिए, यहां पे एक इवेंट हुआ है कि डेटर इंसॉल्वेंट है, और मैंने बैलेंस शीट डेट से पहले इसका प्रोविजन बना रखा था। थोड़ा दिमाग लगाइए, हम अकाउंट्स में प्रोविजन कब बनाते हैं दोस्त? हम प्रोविजन तब बनाते हैं जब हमें लग रहा होता है कि हाँ यार इसका पैसा डूब जाएगा। तो अगर मैंने उसका प्रोविजन बनाया, मतलब एक हिसाब से कंडीशन एग्जिस्टेड थी, ऊपर से जो इवेंट हुआ वो भी उस पीरियड में हुआ जिसको AS4 डील करता है, तो ये AS4 में काउंट होगा, और प्लस इसकी कंडीशन एग्जिस्टेड करती थी, मतलब ये एडजस्टिंग इवेंट होगा। सर एक और एग्जांपल दो, थोड़ा और क्लैरिटी मिले। दोस्त मान लो फिर से वही पीरियड है, डेटर इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन अब की बार मैंने पीछे प्रोविजन नहीं बनाया था। प्रोविजन नहीं बनाया था, इसका मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सारा पैसा मिल जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बट डेटर इंसॉल्वेंट हो गया, तो पैसा डूबने की कोई कंडीशन पहले नहीं एग्जिस्ट करती थी। अब इवेंट तो उसी पीरियड में हो रहा है, पर कंडीशन एग्जिस्टेड नहीं थी, तो इसको मैं क्या बोल के चलूंगा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सर कुछ और एग्जांपल दोस्त, मान लो ऐसा हो कि इवेंट अभी भी अपने पास जो है AS4 का वही है कि डेटर इंसॉल्वेंट हो रहा है, पर ये उस पीरियड में नहीं हो रहा जो पीरियड AS4 डील करता है। AS4 कहता है बैलेंस शीट डेट से लेके अप्रूवल डेट जो बोर्ड की है, यहां अगर होगा तो AS4 डील करेगा, पर यहां डेटर इंसॉल्वेंट अप्रूवल की डेट के भी बाद हुआ, ये लो अप्रूवल की डेट के बाद हुआ। अब आप कहो कि सर इसकी कंडीशन एग्जिस्ट करे या इसकी कंडीशन एग्जिस्ट ना करे, ध्यान दीजिएगा, इसकी कंडीशन एग्जिस्ट करे या इसकी कंडीशन एग्जिस्ट ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का सवाल तो तब पैदा होगा जब ये इवेंट उस ग्रीन वाले पीरियड में हो। लेकिन अगर एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग की मैं बात ही ना करूं, मैं कहूं कि ग्रीन वाले पीरियड को भी क्रॉस कर दिया है, तब ये कहां पे काउंट होगा? तो भाई उस केस में ये AS4 में तो काउंट नहीं होगा। यानी बड़ी छोटी सी बात है, आपने सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि AS4 सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट ही डील करता है, बैलेंस शीट से लेके अप्रूवल की डेट। उस बीच में इवेंट हो रहा है तो पता लगाओ कि एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है, एंड उस बीच में इवेंट नहीं हो रहा है, उसके बाद हो रहा है, तो फिर पता लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो AS4 के स्कोप से बाहर हो गया। सर ऐसे इवेंट को हम कहां डील करेंगे? ऐसे इवेंट को जब हम इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी करंट ईयर की, उसमें डील करेंगे, क्योंकि ये एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का सवाल ही नहीं है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ये मैंने स्कोप के लिए इसमें 3 एग्जांपल डाले हैं, आप जब ये PDF लेंगे तो इन 3 एग्जांपल से आपको स्कोप क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कुछ और बात करते हैं। सर मान लीजिए अगर ऐसा हो, हमने कोई डिविडेंड डिक्लेयर करा आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। मान लीजिए ये फिर से वही ग्रीन पीरियड है जो AS4 डील करता है, और यहां पे किसी बोर्ड ने आके डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आके डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया। अब बच्चा कहता है सर डिविडेंड जो डिक्लेयर हो रहा है वो तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे होता है। बिल्कुल सही बात है। बच्चा कहता है कि सर हमने प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट कमाया होगा, तो मतलब हमें डिविडेंड देना होगा, और इस हिसाब से जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है वो कंडीशन का काम कर रहा है। तो उसमें एक बात बता दूं आपको, कोई भी डिविडेंड डायरेक्टली नहीं देते हम, पहले डिविडेंड का प्रस्ताव रखा जाता है जिसे अपन बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड, फिर वो डिविडेंड जाके अपने पास शेयर होल्डर के सामने अप्रूव होता है, डिक्लेयर होता है, फिर वो अपने पास जाके कहीं पे होता है। तो अगर बोर्ड ने डिविडेंड डिक्लेयर करा है जस्ट बिकॉज वो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट पे है, दैट डजंट मीन कि वो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट पे है तो प्रीवियस ईयर में कंडीशन एग्जिस्टेड थी, नो। अब बच्चे कहते हैं सर ठीक है चलो हम ये मान लेते हैं कि आपने कहा प्रीवियस ईयर प्रॉफिट पे है, हम उसे कंडीशन नहीं मान सकते। सर व्हाट इफ की प्रीवियस ईयर प्रॉफिट पर हमने डिविडेंड प्रपोज कर दिया था, क्या अब हम इसे कंडीशन एग्जिस्टेड मान सकते हैं? मजे की बात, अभी भी आप इसको कंडीशन एग्जिस्टेड नहीं मान सकते।
सर ऐसे कैसे, जब आपने डिविडेंड प्रपोज कर दिया तो आपको पता ही है ना कि आगे जाके डिक्लेयर हो जाएगा। नहीं दोस्त, डिविडेंड प्रपोज करना रिकमेंडेशन है, प्रस्ताव है। अरे प्रस्ताव है, प्रपोजल है, तो प्रपोजल तो एक्सेप्ट भी हो सकता है, प्रपोजल तो खारिज भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपने ये डिविडेंड प्रपोज कर दिया और प्रपोज करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समझ में आया कि यार प्रॉफिट इतना नहीं है, हम क्या करें, हम देंगे तो फंस जाएंगे। फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा होगा कि अभी अगर हम ज्यादा डिविडेंड दे देंगे तो रिटेन नहीं कर पाएंगे। कंपनी के पास ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं तो कंपनी ने प्रपोज करा हुआ डिविडेंड आगे जाके कैंसिल कर दिया। तो डिविडेंड का प्रपोज होना इज ओनली अ रिकमेंडेशन, इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन। तो आप प्रपोज्ड होने डिविडेंड का कभी भी कंडीशन एग्जिस्टेड नहीं मानोगे। तो ये डिविडेंड प्रपोज है, इसका मतलब ये नहीं कि कंडीशन एग्जिस्टेड है, यानी कंडीशन कोई भी प्रेजेंट नहीं है। और ये इवेंट अपने पास जो है ये हो रहा है उस ग्रीन वाले पीरियड में। इवेंट ग्रीन वाले पीरियड में कंडीशन एग्जिस्टेड नहीं है, यानी इस वाले इवेंट को भी मैं कंसीडर करके चलूंगा नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब एक फायदा आपको जो है इस चीज का मैं बता दूं, जब आप इतना कर लेते हैं तो सारा खेल बस इस बात पे टिका होता है कि मैं एडजस्टिंग का क्या करूं, नॉन एडजस्टिंग का क्या करूं। एडजस्टिंग का मैं क्या करता हूं, प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डील करता हूं। नॉन एडजस्टिंग का मैं क्या करता हूं, जो मैं अप्रूवल अथॉरिटी यानी बोर्ड को रिपोर्ट भेजूंगा उसके नोट्स में इसको मैं इंक्लूड कर दूंगा। लेकिन 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 ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड एक ऐसी नॉन एडजस्टिंग इवेंट का एग्जांपल है जो सबसे अलग चलता है। ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट को हम क्या करते थे, हम इसको डिस्क्लोज करते थे इन नोट्स टू रिपोर्ट टू अप्रूविंग अथॉरिटी। लेकिन ये जो अपने पास है, जो डिक्लेयर करा डिविडेंड, ये जो इवेंट है, इसको आप रिपोर्ट में नहीं डालोगे, बल्कि इसको आप नोट्स टू अकाउंट में डालोगे जो प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें। सर इस हिसाब से तो ये फिर एडजस्टिंग इवेंट बन गया? नहीं, पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करने का मतलब है उसमें आप कुछ प्लस माइनस करके उसको एडजस्ट कर देते हो। मैं इसे पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करने को नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो नोट्स टू अकाउंट्स बनेंगे उसमें इसको जाके दिखा देना। यानी नॉन एडजस्टिंग इवेंट सारे के सारे अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में जाएंगे, पर उन नॉन एडजस्टिंग इवेंट में अगर डिविडेंड डिक्लेयर की बात हो रही है तो वो अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में नहीं जाएगा। वो फिर किसके अंदर जाते हुए चलेगा, वो अपने पास जो प्रीवियस ईयर की आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है उसके जो नोट्स टू अकाउंट्स बनाए हैं उसमें इनका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। टॉपिक से थोड़ा सा अलग होके मैं आपको बताता हूं ये एक्सेप्शन क्यों है। दोस्त एक बात सोचो, ये ग्रीन वाला पीरियड आपका ये है, ये बैलेंस शीट डेट है, ये आपके पास अप्रूविंग डेट है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे, यहां डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, ये डिविडेंड डिक्लेयर एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, मैं इसको बोर्ड की रिपोर्ट में अगर डालूंगा तो ये तो वो बात हो गई कि मैं बोर्ड को जाके बता रहा हूं आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया था। क्यों बताऊं? अरे भाई डिविडेंड डिक्लेयर कौन करता है, बोर्ड ही तो करता है। तो मैं बोर्ड को एक रिपोर्ट लिखूं और उन्हीं को बताऊं मैं कि जनाब आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, तो बोर्ड भी हंसना शुरू कर देगा, क्योंकि ये काम बोर्ड ने ही किया है तो ऑब्वियसली बोर्ड को तो पता ही होगा। इसीलिए मैं बोर्ड की रिपोर्ट में इसको काउंट नहीं करूंगा, मैं प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाके नोट्स अकाउंट्स में इसको काउंट करूंगा। दोस्त देखो बड़ी सीधी सी बात है, मैं आपसे कहूं कि आज मैं आपको AS4 पढ़ाने आया, वन शॉट रिवीजन, तो ये बात मुझे तो पता ही है ना। अब मैं अगर ये आपको बताऊं तो समझ में आता है, लेकिन आप ही आके मुझे बता रहे हो कि अंकित सर आज आप हमें AS4 का वन शॉट रिवीजन देने आए हो, तो मैं इसका क्या करूं भाई, मुझे तो पता ही है पहले से। तो सेम चीज डिविडेंड डिक्लेयर बोर्ड ने करा है, तो बोर्ड को बताने का पर्पस नहीं है, बल्कि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा रहा है। खैर ये हमारा डाउट था, बच्चों को आता है सर ऐसा अतरंगी काम यहां क्यों किया जा रहा है, तो मैंने उसकी थोड़ी रीजनिंग आपको बताई है, बाकी एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा ये सब मैंने आपकी PDF में इसमें डाल दिया, जब आप घर पे पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक बड़ा खास मुद्दा है, इसको समझते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है, ये जो ग्रीन वाला पीरियड है, इस ग्रीन वाले पीरियड में कोई ऐसे इवेंट हो जाते हैं, अब ये चाहे एडजस्टिंग हो या ये चाहे नॉन एडजस्टिंग हो, डजंट मैटर, कुछ ऐसे इवेंट हो जाते हैं जिन इवेंट से कंपनी की GC अजम्पशन ही क्वेश्चनेबल बन जाए। सर GC अजम्पशन क्या बोला आपने? GC अजम्पशन मतलब गोइंग कंसर्न अजम्पशन। आपको पता ही है अकाउंट्स में फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन होती है। अब अकाउंट्स में क्या होता है कि आप अगर कोई भी अजम्पशन अपने पास ये फॉलो करते हो, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, स्पेशली GC अजम्पशन, तो इसमें आप ये मान के चलते हो कि आपका धंधा लॉन्ग रन तक चलता रहेगा, आप अपने धंधे को कभी भी बंद नहीं करोगे, आपका धंधा इनडेफिनेट पीरियड के लिए आगे जाएगा। पर दोस्तों कभी कभार इस हरे वाले पीरियड में ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिनसे मेरी GC अजम्पशन ही खत्म हो जाती है। जैसे मैं आपको बोलूं कि गोदाम में आग लग गई, या गोदाम छोड़ो
पूरे धंधे में जहां जहां ऑफिस है, गोदाम है, सब जगह आग लग गई। अब किस्मत ऐसी थी कि एक भी चीज नहीं बची। तो ऐसे में तो धंधे का जो लॉन्ग रन अपने पास चलना है, जो सर्वाइवल है, वही खत्म हो गया। तो अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिससे कंपनी की गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही खल्लास हो जाए, ऐसे इवेंट को अपन क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। अब अगर ये एडजस्टिंग इवेंट है तो हम इसको पिछले साल में जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट करने की बजाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही रीड्राफ्ट करते हैं। याद करो, जब मैंने पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होगी तो मैंने तो वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाई होगी, लेकिन इस साल कोई ऐसा इवेंट हो गया जिसने गोइंग कंसर्न को ही खल्लास कर दिया, तो मैं पिछले साल में जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड्राफ्ट करूंगा। रीड्राफ्ट मतलब फिर से बनाऊंगा, लेकिन अब की बार जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाऊंगा तो लिक्विडेशन बेसिस पे बनाऊंगा। सर लिक्विडेशन बेसिस का मतलब क्या हुआ, यानी बिना गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फॉलो करें। सो एनी इवेंट, फिर चाहे वो नॉन एडजस्टिंग हो, फिर चाहे वो एडजस्टिंग हो, कैसा मर्जी इवेंट हो, लेकिन उसने गोइंग कंसर्न के ऊपर ही सवाल उठा दिया तो आप उसे एडजस्टिंग मान लेना, डीम टू बी एडजस्टिंग। अब एडजस्टिंग मानने का मतलब पिछले साल में एडजस्ट करना है, पर पिछले साल में एडजस्ट करने की बजाय पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फिर से दोबारा बनाओ, लेकिन अब की बार गोइंग कंसर्न बेसिस के आधार पे मत बनाना, अब की बार बिना गोइंग कंसर्न बेसिस के आधार पे आपको बना के चलना पड़ेगा। याद आ रहा हो तो सेम बात आपने AS1 में भी पढ़ी हुई है, जब उसका रिवीजन वीडियो आएगा आप उसमें भी प्लीज इसको चेक करिएगा। आगे नेगोशिएशंस में और एग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क है, इसको समझते हैं। ये नेगोशिएशंस और एग्रीमेंट टू सेल क्या फर्क बनता है। देखो दोस्त, नेगोशिएशन का मतलब है बार्गेनिंग चल रही है। नेगोशिएशंस का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ वार्तालाप चल रहा है, कम्युनिकेशन चल रही है, ये कोई कंडीशन एग्जिस्टेड वाला हिसाब किताब नहीं है। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि वार्तालाप नहीं चल रहा, आपने कोई एग्रीमेंट साइन कर दिया, जैसे मैंने बैलेंस शीट डेट से पहले आपको कागज पे लिख कर दे दिया, एक बाइंडिंग एग्रीमेंट बना दिया, तो इसको मैं कंडीशन मानता हूं। तो AS4 कहता है कि अगर किसी तरह की नेगोशिएशंस हैं, आप इन्हें कंडीशन नहीं मान सकते, लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल करा है या कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन कर दिया या कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह साइन कर दिया, उसे आप अपने पास क्या करोगे, अपनी जो कंडीशन है वो एग्जिस्ट होते हुए मानते हुए चलोगे। यानी इससे होगा क्या, सपोज करिए इस हरे वाले पीरियड के अंदर कुछ ऐसा हुआ, इस हरे वाले पीरियड में आपने कोई रजिस्ट्रेशन करवाई सेल डीड की, उसकी डॉक्यूमेंटेशन हुई, तो ये एक इवेंट है। अब पिछले साल इसकी नेगोशिएशन चल रही थी, तो बाबू पिछले साल नेगोशिएशन चलने का मतलब ये नहीं है कि कंडीशन एग्जिस्टेड थी, हम ये मानेंगे कंडीशन एग्जिस्टेड नहीं थी, हेंस ये इवेंट कौन सा बन जाएगा, नॉन एडजस्टिंग। बट बाबू अगर ऐसा हो जाए, इस साल आपने डॉक्यूमेंटेशन करा, रजिस्ट्रेशन कराई सेल डीड की, और पिछले साल एग्रीमेंट आपने कोई साइन कर दिया था या सेल डीड पूरी कर दी थी या रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए थे। देखो कागज पे साइन कर दिया, आपने सामान डिलीवर कर दिया, आपने पैसा ले लिया, इन सब का मतलब होता है कि एग्रीमेंट बन गया, सेल डीड पूरी हो गई, सिर्फ रजिस्ट्रेशन बाद में हो रहा है। तो इसको मैं कंडीशन एग्जिस्टेड वाला फंडा मानता हूं। इस केस में ये इवेंट क्या बन जाएगा, एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। आइए और देखें, चोरी और एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट मतलब घोटाला, इसके बारे में समझे। अब ये ना बच्चों को बहुत दुखी करता है, बच्चे इसके अंदर अतरंगी अतरंगी डाउट लेकर आते हैं। देखो कैसे, सपोज करिए दोस्त यही हरा वाला पीरियड है, वही AS4 का पीरियड, इस पीरियड में कोई थेफ्ट पकड़ा गया, डिटेक्टेड मतलब पकड़ा गया। अब चोरी जो हुई थी वो पहले हुई थी, तो बच्चा ये कहता है सर चोरी हुई पहले पर पकड़ी इस बारे में गई, मतलब इस साल में गई, तो ये जो चोरी होना है ये पकड़ा इस साल में गया, इसका मतलब ये है कि चोरी पहले हो चुकी है, अपराधी इस साल में पकड़ा गया है। इस बात को समझो। कई नालायक इस बात को ये इंटरप्रेट कर लेते हैं कि चोरी हुई है, हमें पता ही नहीं है, और अब जाके हमें पता चला है कि चोरी हुई है। बाबू देखो एक बात समझो, अगर चोरी होने के बावजूद हमें यही ना पता चले कि चोरी हुई है तो फिर तो लानत है। फिर मैं इतने ये इंटरनल कंट्रोल अपने क्यों बना के बैठा हूं जो आप ऑडिट में पढ़ते हो। एक बात बताओ, आज कैश चोरी हुआ है और मुझे एक साल बाद जाके पता चल रहा है कि अच्छा फलाना दिन पे कैश चोरी हुआ था, फिर तो लानत है धंधा करने में। फिर धंधा करने का मतलब क्या बना। तो चोरी डिटेक्टेड होने का मतलब यह है कि जो क्रिमिनल है, जो वो अपराधी है, वो पकड़ा गया। लेकिन जब चोरी हुई होगी तब तो आपको पता ही होगा ना दोस्त। धंधे के अंदर अगर आप लोग सुबह सुबह आ रहे हो, आपकी दुकान का ताला टूटा हुआ है, तो आप समझ जाओगे कि चोरी हुई है। आप अंदर आ रहे हो, आपका जो CCTV कैमरा है, आपने उसके अंदर आके देखा कि गल्ला साफ है, तो आपको पता चल जाएगा चोरी हुई है। आप अंदर आ रहे हो, मान लो कैश चोरी नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज चोरी हो गई जैसे दुकान का माल, तो ब्रांच के अंदर आपने पढ़ा, आप ब्रांच स्टॉक बनाते हो, उसमें शॉर्टेज आती है। तो बाबू ये जो चोरी हुई है ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि आपको बैलेंस शीट डेट से पहले पता था कि चोरी हो चुकी है, तो ये कंडीशन एग्जिस्टेड का काम करता है। अब क्योंकि ये कंडीशन एग्जिस्टेड का काम करता है,
और अब जाके हमें अपराधी पता चल गया तो मैं इसे एडजस्टिंग इवेंट की तरह जो मान के चलूंगा और इसे पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करूंगा। यानी इस बात को मैंने यहां पे लिख दिया है, प्लीज इस बात को आप अपने घर पे बार बार दोहराना। चोरी होना अपने आप में एक कंडीशन है जो एग्जिस्टेड है एट बैलेंस शीट डेट। कई बच्चे कहते हैं सर हमें चोरी के बारे में पता ही नहीं था। फिर बाबू देखो, ऐसा अगर आपको चोरी के बारे में नहीं पता फिर तो धंधा करना ही बेकार हो गया। अगर आपकी दुकान से माल सफा हो रहा है और आपको ये पता ही नहीं चल रहा कि माल सफा हो रहा है, फिर तो भाई धंधे पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये कैसा धंधा कर रहे हो। तो चोरी वाले केस में आपने हमेशा इस बात को इंटरप्रेट इस तरह से करना है कि व्हाटसोएवर थेफ्ट हैज अकर्ड, आई न्यू इन एडवांस, नाउ क्रिमिनल हैज बीन डिटेक्टेड। वो फ्रॉड जो है पता चला कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, वो हमें बाद में पता चला, तो उसको हम लोग आगे पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये बच्चों को डाउट में रखता है तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फिर इसी से एक मिलता जुलता पॉइंट है फायर अकर्ड। मान लो आग लग गई। अब ये आग लगने वाला पॉइंट में बच्चे बड़े अतरंगी अतरंगी डाउट लेकर आते हैं। देखो क्या है, मान लीजिए इस हरे वाले पीरियड के अंदर जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इसमें कहीं पे आग लग गई। अब बच्चा कहता है सर हमने बैलेंस शीट डेट से पहले एक फायर एक्सटिंग्विशर लगवाया था। अरे बाबू, फायर एक्सटिंग्विशर लगवाने का मतलब ये नहीं है कि आग लगेगी लगेगी। ये मैंने अपनी दुकान पे फायर एक्सटिंग्विशर लगवा रखा है, तो ये लगवाने का मतलब ये नहीं है कि आग लगेगी लगेगी। ये तो मैं अपनी सेफ्टी कर रहा हूं। आप इसे कंडीशन नहीं बोल सकते। एक बात सोचो, मैंने अपनी दुकान के सारे ताले चेंज करवा दिए, मैंने अपनी बैलेंस शीट डेट से पहले कोई इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, मैंने अपनी दुकान के सारे सीसीटीवी चेंज करा दिए, मैंने अपनी दुकान के बाहर चौकीदार खड़ा कर दिया, तो इन सब का मतलब ये नहीं है कि लॉस होगा ही होगा। ये तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए कर रहा हूं। तो यहां पे एक बात का आपने ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये बात मैंने आपके नोट में लिख दी है। अपनी सेफ्टी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर, ताले, लॉक्स लगवाना, सिक्योरिटी सिस्टम लगाना, इंश्योरेंस पॉलिसी लेना, ये किसी भी तरह की कंडीशन एग्जिस्टेड में नहीं आता। किसी भी तरह की कंडीशन एग्जिस्टेड में, इस बात को ध्यान रखना। इसका मतलब अगर आपने फायर एक्सटिंग्विशर लगा रखा है या नहीं लगा रखा है, इस बात का कोई मतलब नहीं है कि ये कंडीशन एग्जिस्टेड कर रही है। कुल मिला के खाली इवेंट हो रहा है, और खाली इवेंट हो रहा है तो ये बस नॉन एडजस्टिंग इवेंट में आ जाएगा। भाई आग लगने से पहले किसी को नहीं पता बेटा। आप अपनी दुकान में ऐसे तो आप मतलब ये फायर एक्सटिंग्विशर को छोड़ के आप दुनिया का कोई भी जो है चीज उठा लोगे और बोलोगे कि आग लगने वाली है, कि सर हम अपनी दुकान में बिजली जला रहे हैं, हम अपनी दुकान में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, अब कल को अपने पास कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो आग लग जाएगी। तो बेटा ऐसी कंडीशंस को हम नहीं मानते। यानी फायर एक्सटिंग्विशर को लगाना मतलब कंडीशन एग्जिस्टेड नहीं है, नहीं है, ये ध्यान रखना। तो फायर वगैरह जब भी लगे नॉन एडजस्टिंग इवेंट में आता है। टीचर फंसाने के लिए आपको बोलेगा कि अभी नया नया फायर एक्सटिंग्विशर लगवाया है, अभी नया नया फायर सिक्योरिटी सिस्टम लगवाया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट ही रहेगा। प्लीज ध्यान रखना इस बात को। अच्छा, ग्रांट होता है AS12। अब AS12 में आपने ग्रांट में ये पढ़ा कि अगर आप सर्टेन कंडीशंस को पूरा पूरा कर देते हो तो सरकार की तरफ से आपको पैसों में या एसेट्स में कुछ मदद मिल जाती है, कुछ भेंट मिल जाती है। लेकिन अगर आप उन कंडीशंस का उल्लंघन कर देते हो तो सरकार उन कंडीशंस की वजह से वो ग्रांट आपसे छीन भी लेती है। तो मान लीजिए ये AS4 वाले पीरियड में कोई ग्रांट आपने रिफंड करा ड्यू टू वायलेशन। अब इस वायलेशन को समझना, ये वायलेशन अगर आपने बैलेंस शीट डेट से पहले करी है तो वायलेशन यहां पे कंडीशन एग्जिस्टेड का काम करेगी। ये सेम वही बात है जैसे चोरी वाला केस है। चोरी अगर बैलेंस शीट डेट से पहले हुई है तो तुम्हें तो पता है ना कि चोरी हुई है। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पे ग्रांट रिफंड हो रहा है ड्यू टू वायलेशन और वायलेशन बैलेंस शीट डेट से पहले हुई है, तो वायलेशन तुमने ही तो करी है, तुम्हें तो पता ही होगा। बेटा एक बात बताओ, एक ग्रांट तुम्हें सरकार से मिला और सरकार ने 3 वार्निंग दी है कि अगर इन तीनों में से कुछ भी कर दोगे तो हम वापस मांग लेंगे ग्रांट। अब तुमने उन तीनों में से पहली वाली कंडीशन का काम कर दिया, इसका मतलब यह है कि अब आपका ग्रांट रिफंडेबल बन गया। तो तुम्हें तो पता ही है, जब तुम्हें पता है तो ये कंडीशन एग्जिस्टेड का काम करेगा। तो कंडीशन एग्जिस्टेड का काम करेगा तो ये कौन सा इवेंट बन जाएगा? एडजस्टिंग इवेंट। मैंने इसको लिखवाया भी है, तुमने गलती की, तुम्हें तो पता ही होगा, ऐसे याद रखो, तुमने गलती की, तुम्हें तो पता ही होगा, हमने गलती की, हमें तो पता ही होगा। तो भाई ये कंडीशन एग्जिस्टेड वाला काम है, इसलिए वायलेशन जो है कंडीशन एग्जिस्टेड का काम करेगा। हेंस ये जहां कहीं भी आएगा ये एडजस्टिंग इवेंट के अंदर काउंट होते हुए चलेगा। ओके, अच्छा सर कुछ इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। मैंने इस वाली पीडीएफ के अंदर आपके आईसीआई की जितने इलस्ट्रेशन एमसीक्यू क्वेश्चन है सभी कवर कर दिए। तो इस छोटी सी वीडियो को देख के आपका पूरा आईसीआई भी कवर हो जाएगा। आए देखें, कह रहा है एक्स कंपनी की बुक्स में ये चोरी हुई है 5 लाख की जनवरी में, लेकिन ये जब पता लगी तो मई में पता लगी। आपसे कह रहा है इसका क्या करना है? बाबू मई में पता लगी और अभी तक अप्रूवल जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिला नहीं है, मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद पता लगी और अप्रूवल डेट से पहले पता लगी। अब चक्कर क्या है कि चोरी हुई तो पहले थी, तो चोरी अगर पहले हुई थी तो जाहिर सी बात है चोरी के बारे में पता तो हो गई, लेकिन डिटेक्ट बाद में हुई है।
तो ये जो पहले हमें पता था और डिटेक्ट बाद में हुई है, तो कंडीशन एग्जिस्टेड थी, ये एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा। आए जरा आंसर में इसको पढ़ेंगे। इट इज नेसेसरी टू रिकॉग्नाइज, इट इज नेसेसरी टू रिकॉग्नाइज द लॉस अमाउंटिंग टू 5 लाख एंड एडजस्ट द अकाउंट्स। एडजस्ट द अकाउंट्स हम कहां पे करते हैं? जहां पे एडजस्टिंग इवेंट होता है। बाकी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, जब भी हम किसी एएस का आंसर लिखते हैं तो पहले केस लॉ लिखते हैं, फिर उसका मेन आंसर लिखते हैं। अच्छा, अगला पढ़ते हैं। किसी अर्थक्वेक ने एक मेजर वेयर हाउस एको लिमिटेड का, एसीओ लिमिटेड का 20 मई को अपने पास जो है पूरा तबाह कर दिया। अच्छा, एंड हुआ था साल 31 मार्च में। कह रहा है अकाउंट्स अप्रूव हो रहे हैं 30 जून में, तो 31 मार्च से 30 जून के बीच में भूकंप आया है और इसने पूरा पूरा वेयर हाउस ही तबाह कर दिया। तो इसका मतलब जो भूकंप आया, भूकंप के बारे में किसी को पहले नहीं पता होता, तो ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। अब एक खास बात, अगर ये मेजर वेयर हाउस पूरा बर्बाद हो गया और इससे कंपनी की गोइंग कंसर्न पे ही सवाल उठ जाए, तो भाई साहब फिर इससे आपको पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोबारा बनानी पड़ेंगी और लिक्विडेशन बेसिस पे बनानी पड़ेंगी। तो इसको हम लोग अपने पास नीचे लिखेंगे, मैंने हाईलाइट करा हुआ है। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न वुड हैव टू बी इवैल्यूएटेड। क्योंकि मेजर वेयर हाउस, एक बड़ा गोदाम अपने पास सत्यानाश हो गया, तो मुझे पढ़कर समझ में आता है कि यार मेजर वेयर हाउस मतलब कि ये कोई बड़ा बिजनेस का मेन पार्ट है। अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो यार फिर मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा गोइंग कंसर्न लागू भी है या नहीं। अगर ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो स्टिल वैलिड है, तो मैं इस फैक्ट को अपने पास डिस्क्लोज कर दूंगा अपने पास, किसके अंदर? वो जो नोट्स हैं जो रिपोर्ट में जाएंगे ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। लेकिन अगर ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन फेल हो जाए, तो फिर मैं इसको अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डालने के साथ साथ जो पिछले साल की बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगी उनको रीड्राफ्ट करके दिखाऊंगा। रीड्राफ्ट कैसे करूंगा? उसको मैं लिक्विडेशन बेसिस पे बनाऊंगा। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। आप इसे स्टडी मैथ में पढ़ सकते हैं, मैंने इसको हाईलाइट करा है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, फिर कह रहा है एक कंपनी ने एक सूट फाइल करा अगेंस्ट डेटर। डेटर पे सूट फाइल करा मतलब केस ठोक दिया, जिससे 15 लाख रुपए हम लोगों को क्या करने हैं? लेने हैं। अब हुआ क्या कि जो चांसेस ऑफ रिकवरी है वो ये कहते हैं कि ये पैसा नहीं मिल पाएगा हमें, आर नॉट गुड। और लीगल ओपिनियन भी यही कहता है कि जनाब पैसे निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, आदमी डीट है, इसने सबका पैसा डुबाया, आपका भी डुबाएगा। कह रहा है कैन द कंपनी प्रोवाइड फॉर फुल 15 लाख एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बाबू बात को समझो, देखो ये एक कॉन्टिंजेंसी हो गई। कॉन्टिंजेंसी का मतलब कुछ ऐसा जो अभी भी होना बाकी है, जिसके बारे में संदेह है, जिसके बारे में डाउट है। तो मुझे बैलेंस शीट डेट से पहले ही मैंने उसके ऊपर केस ठोका हुआ है, तो डाउट तो मुझे है। अब मेरा लीगल ओपिनियन भी यही कह रहा है, जो मेरा वकील साहब है वो भी ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये पैसा नहीं देगा। अब जब मैंने केस ठोका हुआ है तो डाउट तो है, और मुझे पता है कि ये पैसा नहीं देगा, लीगल एडवाइस भी यही कह रही है कि पैसा नहीं देगा। तो बेहतर है कि तुम इसका आज ही प्रोविजन बना लो, क्योंकि प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है? डोंट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट बी प्रिपेयर फॉर लॉस। तो फ्यूचर में लॉस होने वाला है, उसका प्रोविजन आज बनाओ। सवाल यह है सर, क्या हम 15 लाख का पूरा प्रोविजन एक साथ बना सकते हैं, या हम 15 लाख को पूरे पूरे को बैंडेड एक साथ मान सकते हैं? तो हाँ, मान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेटर है उसके हालात ही नहीं है पैसा देने वाले, और हमें पहले से इस बारे में पता है। तो अपन क्या करेंगे? पूरा पूरा एक साथ बना देंगे। बड़े though the actual result of legal suit will be known in future, yet situation of non recovery from the debtor exists before finalization of financial statement। इसका मतलब यह हुआ कि जो सिचुएशन ऑफ नॉन रिकवरी है वो मेरे पास मुझे पहले से पता है, क्योंकि मैंने केस ठोका हुआ है और मेरे लीगल एडवाइजिंग भी मुझे यही बोल रहे हैं कि इससे पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम लोगों को बना देना चाहिए पूरा पूरा। तो ये अपने पास जो है कंपनी पूरा पूरा बना सकती है। इन द गिवन केस कंपनी शुड मेक द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एज फॉर लीगल सूट, क्योंकि चांस ऑफ रिकवरी अपने पास नहीं है। तो क्वेश्चन ने पूछा था प्रोविजन बना सकते हैं, बना सकते हैं, या पूरा एक साथ बना सकते हैं, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास डेटर से पैसा नहीं मिलने वाला। ये क्वेश्चन कॉन्टिंजेंसी का इकलौता क्वेश्चन है बुक में, बाकी सारे क्वेश्चन इवेंट्स के हैं। अच्छा, आगे इलस्ट्रेशन 4 आगे कहता है आपसे कंपनी ने इन्वेस्ट करे 100 लाख, 100 लाख मतलब 1 करोड़, ठीक है, अप्रैल 2001 में बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनी डूइंग सिमिलर बिजनेस, द नेगोशिएशंस फॉर व्हिच हैड स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर। बाबू जो नेगोशिएशंस हैं वो पिछले साल हो रही थी। अब यार नेगोशिएशन तो सिर्फ और सिर्फ बातचीत है, हम ये गप्पे छोड़ रहे हैं अपने पास कि मैं ये करता हूं तू ये करता है, तो नेगोशिएशन में तो कोई हम लोग ये नहीं मान सकते कि कंडीशन एग्जिस्टेड है। तो फिर नेगोशिएशन की वजह से इस इवेंट को मैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट में काउंट करूंगा, और क्योंकि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो भाई जाहिर सी बात है आप इस वाले इवेंट को अपने पास बोर्ड की जो रिपोर्ट जाएगी उसमें एडजस्ट करोगे। पढ़िए, द डिस्क्लोजर शुड बी मेड इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, एकदम सिमिलर बात लिखी है, ऑफ दोज इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट that represent material changes and commitments affecting the financial position of enterprise of investment of 100 लाख in April 2001। सिंपल। अच्छा, आगे चलते हैं और देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, इलस्ट्रेशन 5, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इसको समझिएगा। एक कंपनी का अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है 30 जून को, 30 जून को साल क्लोज हो रहा है, ये बड़ी अजीब बात है, वैसे मार्च में होता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। एंड द अकाउंट्स जो पीरियड के अप्रूव्ड हुए हैं वो हुए 20 अगस्त को। तो बाबू 30 जून को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी
अप्रूव हुए 20 अगस्त को। अब आगे पढ़े, यहां से क्वेश्चन ने अपना पत्ता फेंक दिया। कंपनी वॉज इंगेज इन लेइंग पाइपलाइन फॉर एन ऑयल कंपनी डीप बीनीथ द अर्थ। कंपनी ना जमीन के नीचे पाइपलाइन डाल रही है। पाइपलाइन डाल रही है तो कभी कभार क्या होता है, पाइपलाइन डालते समय वैसे तो खुदाई बहुत इजीली हो जाती है, पर जमीन के अंदर ना कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि पत्थर बड़े सॉलिड होते हैं, तो खुदाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता। अब उस केस में आपको क्रेनें मंगानी पड़ेंगी, बड़ी बड़ी मशीनें मंगानी पड़ेंगी ताकि आप इजीली खुदाई कर पाओ। उस केस में क्या होगा, जो आपका थोड़ा काम है वो और एक्सटेंड हो जाएगा और आपका बजट थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो इन्होंने यही बोला, वाइल डूइंग द बोरिंग वर्क ऑन 1/9, सबसे पहली बार डेट पढ़े 1/9, 1/9 मतलब 1 सितंबर। तो 1 सितंबर का मतलब तो ये हो गया कि ये AS4 वाले पीरियड में हो ही नहीं रहा। 1 सितंबर का मतलब तो ये हो गया कि ये 30 जून से लेके 20 अगस्त के बीच में नहीं, इसके बाद यहां पे हुआ है। दोस्तों अगर कोई इवेंट अप्रूवल के बाद हो रहा है तो फिर तो जाहिर सी बात है वो आउट ऑफ स्कोप हो गया। आउट ऑफ स्कोप किससे? AS4 के स्कोप से। तो हम ये AS4 में काउंट करते हुए नहीं चलेंगे। अब नीचे आगे पढ़ के देखो, ये एविडेंट हुआ आफ्टर द डेट ऑफ अप्रूवल, सो इट इज नॉट एन इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ये AS4 के स्कोप से ही बाहर हो गया। अच्छा, अगर मान लीजिए ये होता कि ये 1 सितंबर को नहीं पता चला होता, ये अपने पास हमें 1 अगस्त को पता चला होता, तो फिर ये AS4 के इवेंट्स में आता। पर सर क्या ये एडजस्टिंग इवेंट होता, नॉन एडजस्टिंग होता? तो बाबू ये नॉन एडजस्टिंग होता। हमें कोई सपने थोड़ी ना आ रहे थे कि जमीन अपनी छाती चीर के खड़ी हो जाएगी कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पे रॉकी सरफेस आएगा, ऐसा तो है नहीं। तो हम लोग कैसे पहले कह सकते हैं कि कंडीशन एग्जिस्टेड थी? तो नहीं थी। हम उसको उस केस में नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानते, बट इस केस में हम इसको इवेंट ही नहीं मानेंगे क्योंकि ये AS4 के स्कोप से ही बाहर है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला पढ़ते हैं। फिर कह रहा है 31 मार्च को हम लोग अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनाते हैं। कंपनी ने प्रोविजन बना रखा है 5% अपने ट्रेड रिसीवेबल का। इन लास्ट वीक ऑफ फरवरी ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख ने हैवी लॉस सफर करा ड्यू टू एन अर्थक्वेक। ये लो भाई, बैलेंस शीट बनने से पहले ही फरवरी के अंदर एक भूकंप आया और आपके जो ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर हैं उनको अपने पास बहुत तगड़ा लॉस हुआ। तो मतलब आपके पास कंडीशन पहले से एग्जिस्टेड है कि भाई उसको अगर बहुत बड़ा लॉस हुआ है तो वो शायद मेरा पैसा भी डुबा दे। अच्छा, इन अप्रैल X1 द ट्रेड रिसीवेबल बिकम बैंकरप्ट। ये बिल्कुल वही बात बोल रहा है, गौर करना। ये हो गया 31 मार्च और हमारे पास जो अप्रूवल है वो लेट से 3-4 महीने बाद होता है, पर अभी तक इसने डेट नहीं बताई है कि ये अप्रूवल कहां हुआ है, कैसे हुआ है। मैं मान के चल रहा हूं कि अप्रूवल मान लो यहां हुआ, यहां आपका ट्रेड रिसीवेबल बैंकरप्ट बन गया। दोस्त अगर ये बैंकरप्ट बन गया तो इसकी कंडीशन पहले तो एग्जिस्टेड थी, क्योंकि एक तो मैं प्रोविजन बना रहा था, और प्रोविजन में क्यों बना रहा था? क्योंकि भूकंप आया था। भूकंप आने से ट्रेड रिसीवेबल का लॉस हुआ था। जब ट्रेड रिसीवेबल का लॉस हुआ तो मैं पहले से ही मुझे पता था कि भाई साहब पैसा जा सकता है, पैसा डूब सकता है। तो मैंने क्या करा, क्योंकि लॉस पॉस हुआ था तो मैंने इसके चलते प्रोविजन बनाया। अब ये एक इवेंट हो रहा है अप्रूवल से पहले, तो ये एक इवेंट है जो AS4 में काउंट होगा और इसकी कंडीशन पीछे एग्जिस्टेड थी, तो ये एडजस्टिंग इवेंट होगा। तो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने इसको एडजस्ट करना होगा। आए जरा चेक करें ये बात लिखी है नहीं लिखी है, पढ़ें। इट इज बिकॉज अर्थक्वेक टुक प्लेस बिफोर बैलेंस शीट डेट, तो कंडीशन एग्जिस्टेड थी। Had the earthquake been taken place after balance sheet date, then this would have been treated as non-adjusting event, only disclosure required AS4 के मुताबिक। ये क्या कह रहा है? अर्थक्वेक पहले हुआ था तो कंडीशन एग्जिस्टेड थी, हेंस ये एडजस्टिंग इवेंट है। लेकिन अगर ये अर्थक्वेक 31 मार्च के बाद हुआ होता तो हम प्रोविजन ही नहीं बनाते। जब हम प्रोविजन नहीं बनाते तो कंडीशन पता ही नहीं थी। जब कंडीशन नहीं पता थी तो ये इवेंट कौन सा इवेंट बन जाता? नॉन एडजस्टिंग इवेंट बन जाता। होप यू गॉट इट राइट। अच्छा, और चलते हैं आगे। और क्या? इलस्ट्रेशन 7 ये पढ़ते हैं। कह रहा है वाई लिमिटेड के पास जो है बुक डेट्स हैं। बाबू बुक डेट्स का मतलब बैड डेट्स नहीं होता, बुक डेट्स का मतलब डेटर होता है। और इनके पास एक डाउट है कि रिकवरेबिलिटी पता नहीं मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। मतलब इनके डेटर्स हैं और डेटर पे एक बहुत बड़ा संदेह है कि पता नहीं पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अच्छा, ये जो अमाउंट है ये क्वांटिफिएबल नहीं है। इसका क्या मतलब है? हम ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि पैसा कितना नहीं मिल पाएगा। मेरी बात को फिर से सुने। एक डेटर है जिससे मुझे 5 लाख रुपए लेने हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है ये पैसा नहीं दे पाएगा, पर मैं ये नहीं डिसाइड कर पा रहा कि ये पैसा कितना नहीं दे पाएगा। क्या पूरे 5 लाख नहीं दे पाएगा, क्या 2.5 लाख नहीं दे पाएगा, क्या 2 लाख नहीं दे पाएगा, मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा। दस वाई लिमिटेड ने इस ओपिनियन के साथ जो प्रोविजन है वो नहीं बनाया। वाई लिमिटेड ने कहा क्योंकि मैं अमाउंट डिसाइड नहीं कर पा रहा कितना डूबेगा तो मैं प्रोविजन नहीं बनाऊंगा। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या ये अपने पास जो है सही कर रहा है, गलत कर रहा है? बाबू ये गलत कर रहा है। प्रोविजन बनाने के लिए जो जरूरी बात है वो ये है कि डाउट है या नहीं। बाकी प्रोविजन आप कितना बनाने चाह रहे हो वो आपकी अपनी सब्जेक्टिविटी डिपेंड करती है, अपनी जजमेंट डिपेंड करती है। मुझे लगता है पूरा पैसा डूब जाएगा मैं पूरा बना दूंगा, मुझे लगता है कम पैसा डूब जाएगा मैं कम बना दूंगा, लेकिन प्रोविजन तो बनाना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर में डाउट होने हैं, लॉस होने के चांसेस हैं। तो प्रूडेंस कंसेप्ट के मुताबिक आपको प्रोविजन बनाना चाहिए। पढ़िए, Hence, Y Limited should make the provision on the basis of estimation.
व्हाई एस्टिमेशन? बिकॉज मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता कितना डूबने वाला है, और वो कोई कैसे बता सकता है? तभी तो सारे के सारे प्रोविजन हम एक एस्टिमेट बेसिस पे बनाते हैं, इसलिए प्रोविजन बनाना जरूरी है ड्यू टू प्रूडेंस कंसेप्ट। ओके, अच्छा और देखते हैं और क्या अपने पास इस क्वेश्चन में एमसीक्यू आ रहे हैं, फटाफट देखेंगे। कैश 4 लाख का स्टोलन बाय कैशियर इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च में अपने पास चोरी हुआ, वॉज डिटेक्टेड इन अप्रैल। अब डिटेक्टेड मतलब चोरी हो गई थी पहले बैलेंस शीट डेट के, वो हमें पता है, लेकिन पकड़ा गया बाद में अप्रैल में, तो कंडीशन एग्जिस्टेड थी, और कंडीशन एग्जिस्टेड थी बाद में बैलेंस शीट डेट के हो रहा है, तो ये एडजस्टिंग इवेंट होगा। तो उसने पूछा है कि ये कौन सा इवेंट होगा? एडजस्टिंग इवेंट होगा। अच्छा और देखिए, अगर मान लीजिए कह रहा है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट आर, ये इवेंट्स कौन से इवेंट होते हैं? ओनली फेवरेबल, गलत भाई, मैंने डेफिनेशन में बताया था इवेंट्स खाली फेवरेबल नहीं होते, ओनली नालायक, ये भी गलत। दो सिग्निफिकेंट इवेंट्स, यस ये सही बोल रहा है। बोथ फेवरेबल अनफेवरेबल, ये भी सही बोल रहा है। दैट अकर बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सही बोल रहा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अगर नीचे आप लोग अपने पास पढ़ने जाओ, नॉट अप्रूव बोला है अपने पास, तो ये गलत हो गया, इसको अपने पास हम नहीं लेंगे, तो सी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, AS4 डज नॉट अप्लाई टू ऑब्लिगेशन अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, ये तो AS15 में डील होता है, क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट्स उसमें आते हैं। कमिटमेंट अराइजिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट, ये AS19 में आता है। लायबिलिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ये एडा के अंदर आता है। एडा का मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट अथॉरिटी, कुछ भी बोल सकते हो, तो ये तीनों चीजें AS4 में नहीं आती, मतलब ऑल ऑफ द अबव होगा। अच्छा अगला, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल सेम है, आप पूरा पूरा क्वेश्चन एकदम पढ़ सकते हैं, एकदम हूबहू क्वेश्चन है। यहां इन्होंने एमसीक्यू में पूछ लिया और यहां पे इन्होंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया, मैं दोनों को साथ में डील करूंगा। पढ़िए, ए ने सोल्ड करी अपनी बिल्डिंग 50 लाख की बी को, और साथ में अपने पोजेशन भी दे दिया बी को। ए ने बिल्डिंग सोल्ड कर दी बी को, पोजेशन भी दे दिया, इसका मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए। बाबू मैंने आपसे पैसा लेके आपको ये बॉटल जो है सौंप दी, तो पैसा मुझे मिल गया, मैंने बॉटल आपको सौंप दी, यानी अल्टीमेटली मैंने रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको ट्रांसफर कर दिए। मजे की बात, बच्चा कहता है सर यहां क्या लिखा है कि पैसा मिला नहीं मिला? पैसे का संबंध ही नहीं है, मान लो पैसा मिले ना मिले, आधा मिले पूरा मिले, पैसे को छोड़ो बिल्कुल, तुमने पोजीशन दे दिया ना, मतलब तुमने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए। AS9 में हमने ऐसा पढ़ा है कि जब जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाते हैं तो आपको सेल रिकॉर्ड करनी होती है। आगे वो बोल रहा है 31 मार्च पे डॉक्यूमेंटेशन लीगल फॉर्मेलिटी अभी भी पेंडिंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए, सेल हो सकती है। तो कह रहा है 31 मार्च वाले फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या करना चाहिए? कंपनी शुड रिकॉर्ड द सेल, ये सही बात है। कंपनी शुड रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट ऑफ 20 लाख इन इट्स पीनल अकाउंट, भाई ये भी सही बात है, जब तुम सेल रिकॉर्ड कर रहे हो तो सेल पे होने वाला प्रॉफिट भी तो तभी रिकॉर्ड करोगे। देखो बेटा, मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? सेल अभी रिकॉर्ड करी तो प्रॉफिट भी अभी होगा, सेल अभी रिकॉर्ड करी तो प्रॉफिट लॉस भी अभी होगा, सेल अभी रिकॉर्ड करी प्रॉफिट लॉस भी अभी होगा। जिस दिन पे सेल रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी दिन पे उसका प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने जिस दिन सेल रिकॉर्ड कर ली, 30 लाख वाली बिल्डिंग में 50 में बेच रहा हूं, उसी दिन उसका 20 लाख का मैं प्रॉफिट भी रिकॉर्ड करूंगा। तो ए भी सही है, बी भी सही है, बोथ ए एंड बी आंसर होना चाहिए, ये आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स में। अच्छा, फिर अपने पास है, ये नीचे पूरा बिल्कुल सेम है, इसमें आप बस इस तरह से लिखेंगे कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए तो कंपनी शुड रिकॉर्ड द सेल एंड एट द सेम टाइम कंपनी शुड रिकॉर्ड द प्रॉफिट एज वेल। It is irrelevant that the documentation is still pending. It is irrelevant because AS9 suggests कि if risk and rewards are transferred, then you can record the sale. Okay? आगे क्वेश्चन नंबर 6, ये देखते हैं फटाफट से, लास्ट क्वेश्चन हमारा। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2001 से 2 राज लिमिटेड ने सूड, राज लिमिटेड वॉज सूड, ओके, तो केस हम पे हुआ है, हम राज लिमिटेड है, हम पे केस हुआ है बाय अ कॉम्पिटिटर 15 लाख का, ओके, और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए ट्रेडमार्क, हमारे ऊपर किसी कॉम्पिटिटर ने केस ठोक दिया कि हमने उनके ट्रेडमार्क को कॉपी ऑपी करा है और उसके सहायता से हमने अपने बिजनेस में प्रॉफिट बनाए। बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ कंपनीज लीगल काउंसिल, कंपनी का जो लीगल काउंसिल है, राज लिमिटेड ने प्रोवाइड कर दिया फॉर अ सम ऑफ 10 लाख इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कह रहा है राज लिमिटेड ने 10 लाख रुपए का एक प्रोविजन जो है वो बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि उसके लीगल काउंसिल ने, वकील साहब ने कहा कि भाई साहब इस पर नुकसान हो सकता है, तो प्लीज आप इसके ऊपर प्रोविजन बना लो। अच्छा, 18 मई को कोर्ट ने डिसाइड करा इन फेवर ऑफ द पार्टी एलिजिंग इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क एंड ऑर्डर राज लिमिटेड टू पे एग्रीड सम ऑफ 14 लाख। मतलब वही केस हम हार गए और 18 तारीख को कोर्ट ने कहा कि भाई साहब आपको उसको 14 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर प्रिपेयर्ड बाय द कंपनीज मैनेजमेंट ऑन 30 अप्रैल एंड अप्रूव बाय द बोर्ड ऑन 30 मई। बेटा ये 30 अप्रैल को बने हैं और 30 मई को अप्रूव हुए हैं, डेट ये 18 मई को ऑर्डर आया। अब 18 मई को ऑर्डर आया कि हम केस हार गए, लेकिन हमें इसकी कंडीशन तो पहले ही पता थी, क्योंकि किसी ने हमारे पास जो है इस वाले कोर्ट केस को पहले ही हमारी बैलेंस शीट डेट से पहले हम पे ठोक दिया था, तो कंडीशन हमें पता थी, यानी ये इवेंट एक एडजस्टिंग इवेंट है।
एडजस्टिंग इवेंट है तो पिछले साल में एडजस्ट करना है। पिछले साल में एडजस्ट कैसे करेंगे, हम लोग अपने पास लॉस या प्रोविजन जो भी है पूरा पूरा जाके दिखाएंगे। आए जरा नीचे इसको एक बार पढ़ते हैं क्विकली। ये देखें, ये 6 क्वेश्चन में अपने पास राज लिमिटेड शुड एडजस्ट द प्रोविजन अपवर्ड बाय 4 लाख। क्यों 4 लाख? क्योंकि हमने 10 लाख का प्रोविजन बनाया था और आगे जाके जो अपने पास नुकसान हुआ 14 लाख का हुआ। क्योंकि एडजस्टिंग इवेंट है तो हमें इसको पिछले साल में एडजस्ट करना है। अब पिछले साल में मैं 10 तो अपने पास लिख चुका हूं, तो मैं 4 लाख से प्रोविजन को और बढ़ाऊंगा, ये आईसीआई कह रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। राज लिमिटेड एडजस्ट करेगी प्रोविजन को बाय अपवर्ड वैल्यू ऑफ 4 लाख एंड उसको अपने पास जो है रिफ्लेक्ट करेगी दी अवार्ड डिक्रीड बाय द कोर्ट टू बी पेड बाय देम टू इट्स कॉम्पिटिटर। ये ऐसे इसलिए क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। ओके, हैड द जजमेंट ऑफ द कोर्ट बीन डिलीवर्ड ऑन 1 जून। इस बात को समझे, अगर कोर्ट की जजमेंट अपने पास 1 जून को आई होती, 1 जून मतलब इस पीरियड में, AS4 वाले पीरियड में नहीं आई होती, ये जजमेंट यहां आई होती, तो फिर तो ये AS4 के स्कोप से ही बाहर हो जाता। और अगर ये AS4 के स्कोप से बाहर होता तो फिर हम इसको यहां नहीं डील करते, अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके हम लोग इसको डील करते। ये देखें, इन्होंने ये बात लिखी होगी, had the judgment of the court been delivered on 1st June, it would be considered as an event occurring after the approval of financial statement, which is not covered by the AS4। उस केस में हम लोग इसको अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डील करते। तो दोस्तों, ये था हमारे पास पूरा AS4। इसकी हमने पूरे कंसेप्ट भी रिवाइज कर लिए, स्टडी मैट भी पूरा रिवाइज कर लिया। वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक करिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई भी सुझाव हो, कोई भी कंप्लेन हो, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं वो हम जरूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करेंगे। एंड दोस्तों, ये वाली PDF जब भी कभी ये वीडियो अपलोड होगी टेलीग्राम पर आपको ये मिल जाएगी। टेलीग्राम पे मेरी कम्युनिटी है अंकित ज्ञानचंदानी के नाम से, उसमें आपको ये AS4 वन शॉट के नाम से मिल जाएगी। बेस्ट विशेस ऑलवेज, गॉड ब्लेस टू यू ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस टू यू ऑल।